हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ यूनुस बशीर। इस वीडियो के अंदर हम बड़ी ख़ास चीज़ें सीखने वाले हैं सीएसएस के हवाले से। तो पिछली वीडियो हमारी सीएसएस का एक जस्ट स्टार्टर वीडियो थी और हमने सीएसएस का एक इंट्रोडक्शन लिया और सीएसएस हमने किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं हमने वो भी देखा। अब इस वीडियो के अंदर हम सीएसएस के हवाले से मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा जाके देखेंगे कि सीएसएस के अंदर कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं और उनको किस किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये वीडियोस स्पेशली सेलेक्टर्स के ऊपर होने वाली है ताकि हमें सेलेक्टर्स की बेसिक नॉलेज हो जाए। फिर हम सीएसएस को मज़ीद थोड़ा सा और आगे एडवांस लेवल की तरफ जाके देखेंगे और 2-3 वीडियोज़ के बाद हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाकर ज़रूर देखेंगे। सेलेक्टर्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर को। तो आइए ज़रा मैं आपको विजुअल स्टूडियो में एलिमेंट सेलेक्टर दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो में हम पहुँच गए हैं। पिछली हमने जो वीडियो के अंदर हमने बनाया था, हमने एक छोटी सी वेबसाइट बना के देखी थी और उसके अंदर हमने सिंपल से रैंडम टेक्स्ट लगा के देखे थे। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ खास नहीं करना। इस वीडियो के अंदर हमने इन तमाम सेलेक्टर्स को अप्लाई करके देखना है। तो पिछली वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर हमने सेलेक्टर इस्तेमाल किए थे। तो ये जो हमने सेलेक्टर इस्तेमाल किए थे ये बेसिकली एलिमेंट सेलेक्टर हैं। तो HTML के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आप सेलेक्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे वो उसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट से अप्लाई हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अब इस वेबसाइट में आप जहाँ कहीं भी H1 टैग इस्तेमाल करेंगे वहाँ सब पे आपके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हो जाएंगे। तो H1, H2, H3 तमाम एलिमेंट्स के लिए HTML एलिमेंट्स के लिए आप अलग अलग CSS लिख सकते हैं। मगर यूजुअली इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपको ना लिखना हो, आप किसी मिसाल के तौर पर एक हेडिंग है आप उसका साइज़ अलग रखना चाह रहे हैं, दूसरी हेडिंग है आप उसका साइज़ अलग रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एलिमेंट्स के सेलेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई और सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं और कौन से हमारे पास सेलेक्टर्स मौजूद हैं। दूसरा सेलेक्टर जो हमारे पास मौजूद है वो है ID सेलेक्टर है। तो ID सेलेक्टर को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। इस तरह से आपके पास यहाँ पे HTML एलिमेंट सेलेक्टर होता है, इसी तरीके से ID सेलेक्टर भी होता है। ये एक मैंने रैंडम टेक्स्ट अपनी वेबसाइट कहीं से भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो लोरेम एप्सम के नाम से टेक्स्ट सर्च करके आप उसे अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं ताकि हम HTML के ये CSS की तमाम प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके देख लें। तो आएँ ज़रा पहले अपनी वेबसाइट का एक व्यू देखते हैं कि किस तरह से हमारी वेबसाइट इस वक्त दिख रही है। अब इस वक्त मेरी वेबसाइट का व्यू कुछ इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरी वेबसाइट का व्यू है। तो ये लोरेम एप्सम के नाम से ये वेबसाइट है LIPSUM। यहाँ से आप टेक्स्ट सिंपल कॉपी कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर वेबसाइट के अंदर पेस्ट किया है ताकि मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के देख सकूँ। तो आए ज़रा सबसे पहले हम इसकी हेडिंग यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करते हैं। इसको हम H1 बोल देते हैं और ये सारा का सारा टेक्स्ट हम इसमें कॉपी कर देते हैं। क्योंकि H1 के ऊपर हम टेक्स्ट लगा चुके थे तो हम इसको रिमूव करते हैं। अब ज़रा अपनी वेबसाइट का व्यू देखते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पे H1 अप्लाई हो गया है। अब इसकी में बीच में आप अलग अलग अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ का टैग अप्लाई कर देते हैं और इसमें हम कुछ टेक्स्ट इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अप्लाई इसके अंदर फेंक दिया और इसको भी हम दूसरी हेडिंग दे देते हैं H1 और ये जो दूसरा टेक्स्ट है ये भी हम H1 की हेडिंग के अंदर रख लेते हैं ताकि इन तमाम टेक्स्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करके देख लें। और इसके ऊपर हम पैराग्राफ का टैग अप्लाई कर देते हैं और ये सारा टेक्स्ट जो दूसरा वाला है हमने सेकंड पैराग्राफ में रख दिया। अब वेबसाइट का व्यू चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ इस तरह से व्यू आ चुका है। क्यों व्यू आ चुका है? क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपने P टैग के ऊपर लगाया था। अब तमाम P टैग के ऊपर अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जाके इसको एक्स्ट्रा स्मॉल से हटा के इसको कोई और फॉन्ट साइज इस्तेमाल करके देखते हैं। इसके ऊपर हम मीडियम लगा देते हैं और वेबसाइट का व्यू देखते हैं। अब देखें सब पे मीडियम अप्लाई हो गया है, मगर इसमें बीच में आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या काम करेंगे? तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट सेलेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ID सेलेक्टर इस्तेमाल करके देखते हैं। ID सेलेक्टर यूजुअली एज ए यूनिक सेलेक्टर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास 2 हेडिंग्स हैं, आप सिर्फ इसी हेडिंग का अलग कुछ CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको ID अप्लाई कर दें और इसका नाम रख देते हैं हेडिंग 2। अब ये ID सेलेक्टर आपका बन गया। अब हेडिंग 2 के नाम से आप यहाँ पे CSS लिख सकते हैं, मगर जो आपके पास ID सेलेक्टर होता है उसको लिखने के लिए आपको पहले हैश लिखना पड़ता है। सेम वही नाम हमने लिख लिया जो नाम हमने नीचे अप्लाई किया था। हमने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा था तो आपको भी यहाँ पे हेडिंग 2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम जाके सेम वही नाम पेस्ट कर देते हैं।
अब इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएं, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कलर लगाते हैं और हम इसे कोई और कलर अप्लाई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे ब्लू लगा दिया। अब ज़रा जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ इस हेडिंग के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हुआ है, जबकि यहाँ पे H1 के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगी हुई थी वो यहाँ पे रहेगी, मौजूद रहेगी। तो इसके अलावा कोई और भी अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने H1 के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वो तमाम के लिए अप्लाई हो गई तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप तमाम को अलग अलग हेड जो है वो यहाँ पे ID अप्लाई करें और उस तरह से आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। मगर यहाँ एक और भी मसला है, वो मसला ये है कि ID क्योंकि यूनिक होती है तो सेम ID आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी हो कि आप एक ही एट्रीब्यूट बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ बारी आती है CSS के नेक्स्ट सेलेक्टर, और नेक्स्ट सेलेक्टर हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। तो आइए ज़रा क्लास सेलेक्टर को इस्तेमाल करके देखते हैं। ID सेलेक्टर तो हमें पता चल गया कि वो यूनिक होता है और वो हम कोशिश करते हैं कि वेबसाइट में वो हम एक ही दफ़ा बनाएं और उसको हम रिपीट ना करें। अब हम बारी आ गई क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप क्लास सेलेक्टर बनाते हैं तो आप डॉट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ IMP इम्पॉर्टेंट के नाम से मैं कोई क्लास बनाना चाह रहा हूँ और मैंने इसका कलर लगा दिया रेड। यहाँ पे हम रेड अप्लाई करके देखते हैं, RED रेड लगा दिया। तो अब मैं ये IMP की क्लास बार बार अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर आप सिर्फ इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और नीचे वाले पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप क्लास के एट्रीब्यूट लोगे और क्लास के एट्रीब्यूट में आप वही नाम लिख दो यहाँ पे जिस नाम से आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो मैंने यहाँ पे वही अप्लाई कर दी और सेम आप दूसरे पैराग्राफ में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो क्लास हमारे पास जो सेलेक्टर होता है उससे आप बार बार रिपीट करवाना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता भी इसीलिए कि आप एक पूरी पर्टिकुलर क्लास बना देते हैं और आप उसको अप्लाई करते रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो बहुत पावरफुल है, वो पूरी वेबसाइट के तमाम एलिमेंट्स पे लगा देगा। तो अगर आपने सिर्फ 2 ही पैराग्राफ पे लगाना है तो आप क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल करें। अगर आपने सिर्फ एक ही पे अप्लाई करना है तो बेसिकली आप उसे ID सेलेक्टर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 पैराग्राफ जो हैं आपके यहाँ पे रेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक और पैराग्राफ बनाता, अगर यहाँ पे हम इसे कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक और अगर मेरे पास पैराग्राफ होता और मैं ऐसे ये वाली क्लास अप्लाई नहीं करना चाहता, दैट वाज ओके, क्योंकि फिर आपके पास ये जो पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है ब्लू वाली ये अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ देखें कि आपके पास इस पर ब्लू अप्लाई हो गई है। तो आप इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके, मल्टीपल सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करके आप अपनी CSS को लगाते रहें तो आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे बिल्ड होती रहेगी। तो अब तक मैंने आपको एक सेलेक्टर बताया जो कि एलिमेंट सेलेक्टर था, जो तमाम एलिमेंट्स पे लग जाता है। फिर हमने बात की ID सेलेक्टर, तो यूजुअली हम उसको यूनिक बनाते हैं। फिर आ गया क्लास सेलेक्टर, तो आप एक पर्टिकुलर क्लास बना के उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं या कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हम लास्ट टाइप ऑफ सेलेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। आखिरी जो हमारा सेलेक्टर है वो यूनिवर्सल सेलेक्टर है। यूनिवर्सल सेलेक्टर सबसे पावरफुल सेलेक्टर है और ये यूजुअली अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरी वेबसाइट की तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि आप जाके स्टार डालते हैं, एस्ट्रिक जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पैडिंग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। पैडिंग के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर पैडिंग अप्लाई कर दूँ तो ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे तमाम पे पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब आप ज़रा देखेंगे तमाम के एलिमेंट्स के ऊपर, चाहे वो बॉडी है, बॉडी के ऊपर भी पैडिंग अप्लाई हो गई। ये स्पेसिंग जो है बेसिकली आपको नज़र आ रही होगी। तो तमाम के ऊपर तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो स्पेस बना के यहाँ पे खड़े हैं। तो ये आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने तमाम टाइप ऑफ सेलेक्टर्स को लगाना सिर्फ सीखा है। हमने ये देखा है कि तमाम सेलेक्टर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इनका मज़ीद बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छी वेबसाइट बनाने की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।